कला शिक्षण को अवश्य स्थान देना चाहिए, पर होता यह है कि कला के नाम से शास्त्र ही सिखाया जाता है, व्याकरण सिखाया जाता है कि राग भूप में म और नि वर्ज्य है। अब इससे भूप राग की जो तसल्ली है, जो आनंद है, वो बच्चे ले नहीं पाते। तो कला पद्धति में उनको जो सिने संगीत है, जो आजकल का लोक संगीत बन गया है, उसके सहारे रागों का परिचय कर देना चाहिए। जैसे एक बार मुझे स्पीक मैके ने 10 स्कूल्स में ये बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 कॉन्वेंट स्कूल्स में जहाँ पर म्यूजिक सब्जेक्ट था, और 1.5 घंटे में मुझे उन्होंने भारतीय संगीत का स्वरूप और उसमें नवनिर्मिति के लिए क्या गुंजाइश है, मतलब ये समझते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इतने साल मुझे लगे, पर बच्चों को मुझे 1.5 घंटे में बताना था। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी संगीत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? घर में ही हुई। मेरे पिताजी सुविख्यात संगीत समीक्षक, संगीतज्ञ माने जाते हैं। उनका घरानेदार गायकी ये ग्रंथ राहुल बारपुते इंदौर के उन्होंने अनुवादित किया था 1962 में। इसमें पहली बार ये कहा गया कि घराने एक सौंदर्य मूल्य है, कि कोई स्वर पक्षों को लेकर के बढ़त करता है, कोई लय पक्ष को, कोई संतुलन साधने की कोशिश करता है। तो जब वो ग्रंथ लिख रहे थे तो मेरी उम्र, मैं छोटा था, 10, 12, 15 साल का, तो सारे घराने के गवैये घर में आके ठहरते थे, क्योंकि मेरे पिताजी खुद गायक थे। हालांकि ही वॉज अ वेरी वेल नोन चार्ट अकाउंटेंट, पर वाव भगत कर सकते थे, कलाकार रहते थे हर घराने के। तो उनके संयुक्त संस्कार मुझ पर हुए, और एक बात समझ में आई कि एक बंदिश मालकौस में होती है या किसी राग में होती है, पर पूरा राग उस एक ही बंदिश में नहीं होता है। जैसे एक राग को अभिव्यक्त करने वाले हर कलाकार की प्रतिभा अलग होती है, उसका रूप अलग होता है। तो इसके लिए ये समग्रता का भान शिक्षण पद्धति में आवश्यक है। ये घर में मुझे संस्कार मिला। सर, आपने संगीत की शिक्षा किन से प्राप्त की? पहले मेरे पिताजी से की, फिर गुरुवर्य देवधर जी से की, उसके बाद में कुमार गंधर्व का गंडाबंद शागिर्द देवास में रहा। मैं 3 साल अगर वहाँ पे रहा तो मेरे बचपन से टिल हिज डेथ वो हम बम्बई में हमारे घर में रहते थे। तो इतना मुझे प्रदीर्घ सहवास सोहबत उनकी मिली। उनके साथ मैं भारतवर्ष घूमा, और उनकी सीख ये थी कि जिस पारंपरिक मूल्यों को उन्होंने अपनाया, सीखा, वही उन्होंने हमको सिखाए। उनकी ये इच्छा नहीं थी कि उनका घराना बने, उनकी कोई नकल करे। तो वो जो मूल द्रव्य था वो उन्होंने हमारे सम्मुख रखा और कहा कि अब आपका रास्ता ढूंढिए, आपका अपना फॉर्मूला बनाइए, आपकी अपनी गायकी आपके समय कालानुरूप, श्रोतानुरूप बनाइए, खुद को, आत्मा को खुश कीजिए। आमिर खान साहब भी कहते थे कि नगमा वो नगमा है जो रूह सुने और रूह सुनाए। कलाकार को खुद को अगर पहले वो खुश नहीं है अपने गाने से, तो लोगों को क्या खुश करेगा। ऐसे संस्कार हुए। कुमार जी की गायकी की सबसे अनोखी बात क्या थी जो उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती थी? उनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं था गाने में बढ़त करने के लिए, क्योंकि ये विस्तारक्षम गायकी है ना, ये पूर्व निश्चित गायकी नहीं है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे अब हिंदुस्तान में एक मिसाल देता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए किसी भी पंजाबी होटल में, आप करेला मंगाइए, भिंडी मंगाएंगे, वो उसी ग्रेवी में डाल के देंगे। उसी तरह कोई भी राग गाने को गवैये को कहेंगे तो वही आलाप, बोल, आलाप, बोलतान, ये सब अष्टांग होता है ना, ये सब पर मेरा प्रभुत्व है। ये बताने के लिए हर राग में वही ग्रेवी में डालेंगे, वही सीक्वेंस में डालेंगे, वही अनुक्रम में डालेंगे। कुमार जी ने ऐसा नहीं किया। बंदिश की जो मांग है, किसी बंदिश को तान सूट नहीं होती है तो वो तान नहीं करते थे। हालांकि हम उनके पीछे तानपुरे पे संगत करते थे, और उनकी तान बड़ी तेज तर्रार थी, इतनी सुरीली और कसदार तान और किसी की नहीं थी उनके ज़माने में। हमको लगता था कि ये तान क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा बेटा ये तान सूट नहीं कर रही है, ये राग का भाव कुछ अलग है। कोई राग में कोई बंदिश ऐसी होती है जिसको तान ही सूट करती है, तभी वो आलापी पे समय नहीं बर्बाद करते थे। तो ये उनकी खासियत थी। सर, अगर आज के समय में शास्त्रीय संगीत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो गायकों ने दीर्घ और बेमतलब नहीं गाना चाहिए, जिससे अरुचि पैदा होती है। टू दी पॉइंट, यानी जो हर आवर्तन होता है, व्हाट इज आवर्तन इज ए रिदमिक साइकिल, वो एक इंटीरियर डेकोरेशन है
with emotion. Each आवर्तन is a space. It's a space management. सुंदर तरीके से आवर्तन बांध के अच्छे से मुखड़ा पकड़ के सम पर आना, ये स्ट्रक्चरल ब्यूटी है और टोनल ब्यूटी है। इसका संयोग जब कलाकार करके गाते हैं तो वो लोकप्रिय होते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग रियाज का सही तरीका क्या होता है? रियाज मतलब जो आपके गले के दोष है उनको दूर करना। कभी अति रियाज से गले खराब हुए, ऐसे भी उदाहरण बहुत है। एक अमीर खुसरो के नाम पे हर चीज़ जाती है ना, सितार से लेकर के कौल, कव्वाली, कलबाना, पहेली, सब कुछ अमीर खुसरो ने ही बनाया। गलत है वो। एक समाज ये चीज़ें बनाता है, एक व्यक्ति नहीं बनाता है। तो उनका एक वो है पहेली कि गवैया गा नहीं पाया, गोश्त खाया नहीं गया। क्यों बताइए आप? गवैया गा नहीं पाया और गोश्त खाया नहीं गया, क्यों? क्योंकि गला न था। तो जो गला होता है वो अति रियाज से बिगड़ भी जाता है। कंठ होना चाहिए ना, वो थ्रोट रह जाता है। और कंपू भैया भी हमारे हैं, श्री राम तिवारी जी भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। और शुरू में जब कोई भी नवनिर्माण करना होता है तो वो ऊपरी सतह पर होकर नहीं चलता है, मूल द्रव्यों के पास जाना पड़ता है। तो हमारे संगीत का ओरिजिन क्या था, ये ढूंढने का एक प्रयास ये वैदिक संगीत के माध्यम से शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है। इब्तिदा इश्क रोता है कि आगे आगे देख होता है क्या। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत ही अच्छा उपक्रम है। उसमें हमारे संगीत की सभी विधा आने वाली हैं, आनी चाहिए। जैसे इसके बाद छंद, प्रबंध, जाति गायन, ध्रुपद है, फिर ख्याल है, और ख्याल पे आके जमा है क्यों। ये हर एक फॉर्म का एक एनालिसिस, विवेचन होना होगा ही, ये मेरा विश्वास है, मेरी आशा है। अब ऐसा है, वही राग मैंने बिगाड़ के गाया, खराब करके गाया, खराब गवैये से अपने सुना तो आपका रोग और बढ़ जाएगा। तो इसका शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है, पर गुड म्यूजिक मेक्स यू रिलैक्स। उससे आपके जो लौकिक व्यवहार में जो आप फंसे हुए होते हैं, आप खुद के करीब आते हैं। जैसे आप इलोरा का विशाल शिल्प देखते हैं तो आपके मन के छोटे छोटे झुरमुटे वो मिट जाते हैं वो विशालता को देख करके, और आप खुद को अपने आप के पास पाते हैं। यही अच्छे कला का गुणधर्म होता है। अब लियो टॉल्स्टॉय पढ़िए तो आपके क्षुद्र विचार जाएंगे और आपको एक महान दुख का या महान सत्य का परिचय होगा। उससे यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपकी संवेदना ज़्यादा अचूक बनती है। ये अच्छे कलाओं का फायदा होता है मेरी समझ में, मेरी अल्प समझ में। मैं 10-12 साल का था तो मुझे सही और संदेश मैसेज, वो सिग्नेचर बुक थी मेरे पास छोटी, उसमें पंडित रविशंकर, क्योंकि सब लोग मुझे मुफ्त में घर में ही मिलते थे, कहीं मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती थी सिग्नेचर लेने के लिए। PL देशपांडे से लेकर के सब लोग घर में ही थे। तो कुमार जी से मैंने मांगा तो उन्होंने संदेश दिया जो मैं अब तक मुझको उसके मतलब माने में उसकी छटाएं खोल रहा हूं मैं, कि कला का स्वाद लेना संपर्क पर निर्भर है। कला का निर्माण करना भी आसान है, मगर कला का मर्म समझना महाकठिन है। ये उनकी एक याददाश्त मेरे पास है जो कि अब तक मेरा साथ देती है, और इसका मतलब मैं समझाता हूँ, आप भी सोचिए इस बात पर। कला का मर्म क्या होना चाहिए? आत्म सुखाय या बहुजन हिताय? सोचिए इस बात पर रुकता हूँ। ऐसे किस्से तो बहुत हैं। 3 महीने अमेरिका में था और वहाँ पर मैंने ये देखा कि ज़्यादातर भारतीय लोग ही हमारे संगीत को सुनते हैं। बीच में जो एक महेश योगी और बीटल्स की जो लाट आई थी, तो फॉरेनर्स जो सुनते थे वो नशा करके वो झूमते थे, तो वो भारतीय संगीत नहीं है। भारतीय संगीत आत्मशोध के लिए प्रवृत्त करता है। तो जो लोग सुकून ढूंढते हैं वो भारतीय संगीत के प्रति आते हैं, पर वो संख्या में बहुत कम है। अभी जो 150-200 लोगों की ऑडियंस, कंठ संगीत की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंटल का मुझे पता नहीं, मैं नहीं कहूँगा। और इतनी ऑडियंस बहुत होती है, पर वो लोग ज़्यादा, बिकॉज वहाँ का जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना भारत देश का है। वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है, तो लोग ज़्यादा निश्चिंत मन से और शांत मन से सुनते हैं। कलाकार का भी मूड लगता है।
वहाँ के आबो हवा में पोल्यूशन भी कम है, गला भी ठीक रहता है गवैये का, तो बड़ा आनंद है। इतनी शांति हमारे देश में नहीं मिलती है, खास करके बड़े शहरों में, कलकत्ता बम्बई जैसे की बात करता हूँ। इसे भी उज्जैन है तो मुझे एक शांति अनुभव की मिली, पहला ही मौका है तो अभी बहुत संक्षिप्त अनुभव है। पर मैं तानसेन समारोह में कई बार गाया हूँ, और मध्य प्रदेश का शासन आज मेरे ख्याल से देश में इसके मुकाबले ये जितना कला के लिए करते हैं, नाट्यकर्मी, रंगकर्मी, संगीत कर्मियों के लिए, उतना शायद ही कोई भारत का अन्य प्रांत करता है। तो इसलिए मैं बहुत ऋणान्वित हूँ कलाकारों की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन का और अलाउद्दीन खां अकेडमी का। पर होता यह है कि कला के नाम से शास्त्र ही सिखाया जाता है, व्याकरण सिखाया जाता है कि राग भूप में म और नी वर्ज्य है। अब इससे भूप राग की जो तसल्ली है, जो आनंद है, वो बच्चे ले नहीं पाते। तो कला पद्धति में उनको जो सिने संगीत है, जो आजकल का लोक संगीत बन गया है, उसके सहारे रागों का परिचय कर देना चाहिए। जैसे एक बार मुझे स्पीक मैके ने 10 स्कूल्स में ये बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 कॉन्वेंट स्कूल्स में जहाँ पर म्यूज़िक सब्जेक्ट था, और 1.5 घंटे में मुझे उन्होंने भारतीय संगीत का स्वरूप और उसमें नवनिर्मिति के लिए क्या गुंजाइश है, मतलब ये समझते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इतने साल मुझे लगे, पर बच्चों को मुझे 1.5 घंटे में बताना था। तो उन दिनों एक बड़ा लोकप्रिय गाना था। अच्छा, तो वो टीचर के सामने में बोले आपको कौन सा राग पसंद है, तो वो कहने लगे वृंदावनी सारंग पसंद है, कोई कहता है मरुआ केदार पसंद है। फिर वो टीचर जरा बाहर के, मैंने पूछा आपके मन में कौन सा गाना पसंद है, तो एक लड़का बोला मेरा नाम चिंचिन छू। तो दूसरा बोला कजरारे कजरारे तो रिकारे कारे नैना। मैंने बोला ये यार गाना मुझे भी बहुत पसंद है, ये आप लोग क्यों नहीं सीखते हो? नहीं बोला टीचर डांटती है। तो मैंने बोला कि ये गाना पसंद है ना आपको, और बोलते वो गाते हैं। अब 10 मिनट के बाद वो बोर हो गए। क्यों? कि जितना सुगम संगीत है वो 8 मात्रा में या 6 मात्रा में होता है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन के लिए गुंजाइश नहीं होती। बहुत गहरी बात मैं कहता हूँ, कजरारे कजरारे तो रिकारे कारे नैना कजरारे। बोर हो गए, 8-10 मिनट में सब लोग की आवाज़ धीमी हो गई, कम हो गई और चुप हो गए। तो मैंने कहा इसको 3 ताल में गाते हैं। अब आप बताइए कजरारे तोरे कारे कारे नैना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शब्द कौन सा है आपके हिसाब से? नैना, क्योंकि नैन है इसलिए कजरा है। जैसे आप टीवी देखेंगे 24 घंटा, तो आपको लगेगा इतने सारे साबुन है तो 24 बार नहाना चाहिए, पर साबुन के लिए नहीं नहाते, नहाने के लिए साबुन है। तो मैंने कहा नैना है तो नैना पर सम रखते और 3 ताल में आते हैं। क्लासिकल म्यूजिक से मैं परिचय करा रहा हूँ उनका। मेरे को धागिन तिन दिन धागिन तिन कजरारे चल रहा है ना अभी, ना दिन दिन दा रा दिन दिन ता त्रक दिन नैना। इधर खाली आप ताली बजाइए, आप भी बजाइए, ना दिन दिन दा रा दिन ता त्रक दिन नैना कजरारे कजरारे कारे नैना कजरारे कजरारे कारे कारे नैना कारे 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 नैना। मैंने कहा जो मन में करो संपर आओ, तो सेल्फ एक्सप्रेशन आ गया आपका। ऐसे सिखाना चाहिए। और ये फॉर्मूला मैंने NCERT क्या कहते हैं उनको बताया था। तो उनकी मीटिंग में कोई एक क्रिश्चियन है, कोई खोजा है, कोई एक मराठी ब्राह्मण है, और सब लोग वो टेलीफोन पे बातें कर रहे थे। उधर गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हो आपके कैमरा में। हमारे जैसे अब क्या है, मैं हर स्कूल में जाके सिखा नहीं सकता, पर मेरे जैसे लोग शिक्षकों को सिखा सकते हैं कि कैसे रुचि पैदा करें। हमारा जो प्रेजेंट शिक्षण है आर्ट का, वो रुचि नहीं पैदा करता है, शास्त्र बताता है। और कला और शास्त्र का द्वंद्व है, शास्त्र और कला की सीमा सटी हुई है। कलाकार उसको कला बना देता है, और जो पंडित होता है वो व्याकरण में ही रहता है। इसलिए पाणिनि कलाकार नहीं था, वो वैयाकरण ही था, और कालिदास कलाकार था। मेरी किताब गान गुणगान पढ़िए, उसमें मैंने 75 QR कोड्स दिए संगीत शिक्षा को लेकर। आप जो पूछ रहे हैं ना, उसका नाम है गान गुणगान। मराठी में उसकी 3री आवृत्ति चल रही है, और इसमें मेरी संगीत यात्रा और संगीत शिक्षण संबंधी मेरे विचार है। या इसका हिंदी अनुवाद हमने किया है, और सेतु प्रकाशन ने वो प्रकाशित किया है। अमेज़ॉन पर भी मिलता है।
उसमें मैंने संगीत को लेकर के 75 QR कोड्स दिए हैं। जिस संगीत की मैं बात करता हूँ, सिने संगीत से लेकर के क्लासिकल म्यूजिक तक, आप मोबाइल उस पर रखिए तो वो संगीत सुन पाएंगे। ये पहली किताब है संगीत ऊपर, तो वो सोदाहरण मैं विवेचन करता हूँ, इससे रुचि पैदा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। संगीत किसी की नकल करने के लिए नहीं है। आत्मरंजन पहला है। आपका खुद अगर आप खुश है अपने गाने से तो दुनिया को आप खुश करेंगे, और वो एम नहीं होता है। ना आमिर खान साहब का वो एम था, ना कुमार गंधर्व का था। आमिर खान साहब आँख बंद गिला मनवा, आँख बंद करके अपना विस्तार करते थे, बीच में आँख खोलते थे, अच्छा आप लोग भी हैं, चलो आप लोग बैठे हैं तो बैठे, मैं तो अपने में बंद मस्त होकर गा रहा हूँ। और इन्होंने उनको महान गायक बनाया। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।